जब इंसान कम और पेड़ पौधे और जानवर ज्यादा दिखने लगे तो समझ जाना कि आप देवभूमि में आ चुके हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, डिकाला सीरीज के हिंदी वर्जन के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। डिकाला का ये दूसरा एपिसोड हम अपने एक सब्सक्राइबर को डेडिकेट करना चाहते हैं, जिनका नाम है शुभमोय घोष। उन्होंने हमेशा से हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो ये वीडियो मुंबई में रहने वाले शुभमोय घोष के लिए। जैसा कि हमने वादा किया था कि इस सीरीज में हम आपको एक से एक वन जीवों के शॉर्ट्स दिखाएंगे, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाएंगे और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जरूरी जानकारी भी देंगे। जैसे ही धनगरी में बैठा फॉरेस्ट गार्ड जंगल में जाने का इशारा करता है तो हमारी हकूना मटाटा जिंदगी शुरू हो जाती है। आपको याद है बचपन में कैसे हम बस शाम के 5 बजने का इंतजार करते थे कि बाहर जाके खेलने को मिल जाए। बस वैसे ही कुछ एक्साइटमेंट यहाँ भी होता है। प्लास्टिक बैग्स के साथ साथ हम अपने जीवन की सारी टेंशन, अपने दफ्तर का काम और आर्थिक व शारीरिक समस्याएं पीछे छोड़ आए। हमने ये पहले भी कहा है और फिर कहते हैं, जैसे ही आप धनगढ़ी से जंगल में प्रवेश करते हैं तो आप जंगली जानवरों के इलाके में आ जाते हैं और आपको यहाँ पे जंगल के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। ना आप जीप से उतर सकते हैं और ना ही शोर मचा सकते हैं। आपका अगला स्टॉप अब सीधा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ही होगा। कई लोगों को तेंदुए और भालू के दर्शन इसी रोड पे हुए हैं। बाघ भी दिखता है मगर थोड़ा कम। भारत के जंगलों की यही खासियत है, क्योंकि ये इतने घने हैं, जानवरों को ढूंढना आसान नहीं होता और इसलिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ जंगली जानवर है ही नहीं। पर ये याद रखें कि आप जब बाघ को एक बार देखते हैं, उतने में बाघ आपको 100 से अधिक बार देख चुका होता है। खैर, 30 किलोमीटर का ये रास्ता अब खत्म हुआ और आपका और हमारा इंतजार भी। लगभग पौने 2 घंटा पहाड़ों, घाटियों और नदियों के बीच से गुजरते गुजरते हम आखिरकार अपनी मंजिल पे फिर से पहुंच गए। अगर आप दोनों तरफ नजर घुमाएं तो आपको घास थोड़ी कम दिखेगी और काले रंग की मिट्टी भी दिखाई देगी। ये काली मिट्टी दरअसल राख है और घास कम इसलिए है क्योंकि वन विभाग सर्दियों के बाद घास को थोड़ा जला देते हैं। और लगभग दोपहर के 1 बजे हम डिकाला कैंपस के अंदर आ गए। ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं कैंपस में, इसका यही मतलब है कि हमें अंदर आने में ज्यादा देर नहीं हुई। आप भी जब आए तो कोशिश करें कि धनगरी गेट तक पौने 12 तक पहुंच जाएं, ताकि समय से आप डिकाला कैंपस पहुंच जाएं और आपकी सफारी मिस ना हो। क्योंकि 15 मिनट धनगढ़ी पे लगेंगे परमिट चेक करवाने में और लगभग 15 मिनट यहाँ रूम लेके उसमें अपना सामान रखने में। और अगर आप धनगढ़ी का म्यूजियम देखना चाहते हैं तो लगभग 11 बजे धनगढ़ी गेट पहुंच जाएं। इस बार का हमारा कमरा पिछली बार से थोड़ा अलग था। ये पुराने रेस्ट हाउस में से एक है और जब हम पहुंचे तो लाइट नहीं आ रही थी। इसलिए एक और सलाह ये है कि आप जब भी आएं कैमरा चार्ज करके आएं और हो सके तो एक पावर बैंक भी कैरी कर लें। इस कमरे से रामगंगा का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। अगर आप कुछ देरी यहाँ के पर्दे खुले छोड़ दें तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जो कि शहरों से विलुप्त ही हो गई है। जरा सोच के देखिए कि ऐसी लाइट में अगर बाघ सामने आ जाए तो क्या खूबसूरत साइटिंग होगी।
पिछले आधे घंटे में हमने चेक इन किया, अपने कैमरा की बैटरी चेक की, अपना बीन बैग उठाया और अपनी पहली सफारी के लिए तैयार हो गए। मार्च का महीना होने के कारण हमने बस एक ही जैकेट रखी थी। गर्मियों में जाने का यही फायदा है, जितना कम सामान उतना कम उठाने और संभालने का झंझट। और ये निकली डिकाला की सेना। इस सेना का बस एक ही लक्ष्य था, बाघ को ढूंढना। इतिहास गवाह है कि दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों को एक ही मकसद के लिए इकट्ठा करना, मगर जंगल में ये अपने आप हो जाता है। हाँ, गेस्ट आपस में कंपटीशन करते हैं, मगर ढूंढते सब बाघ को ही हैं। दुनिया में कई चीजों से इंसान का मन भर जाता है, मगर बाघ को देख के मन नहीं भरता। चाहे आप इसे एक बार देखें, 10 बार देखें या 100 बार। तो सबसे पहले हम अपने पसंदीदा एरिया की ओर निकले। क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं? अगर आप डिकाला आए हैं तो आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं आए तो हम बता देते हैं कि हम सांबर रोड की ओर जा रहे हैं। इस एरिया से आपको रामगंगा और आसपास के ग्रासलैंड साफ दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे बाघ की साइटिंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इस सीजन में डिकाला ने धूम मचा रखा था। अभी यहाँ बहुत से बाघ घूम रहे हैं, ग्रासलैंड वाली के बच्चे और पारो के बच्चे। तो इतने बाघों के होने से कैंपस के पास रोमांच बना ही रहता है। और क्योंकि इन बाघों की टेरिटरी एक दूसरे से जुड़ी है, तो आपको एक ही सफारी में एक से अधिक बाघ भी दिख सकते हैं। तो जैसे ही हम सांबर रोड पहुंचे, हमें हाथियों का एक झुंड दिखा। इनको रामगंगा के तट पे देखकर हमें अपनी डिकाला की पहली साइटिंग याद आ गई। 2018 में हम अपने परिवार के साथ पहली बार डिकाला आए थे। उस समय हमें डिकाला के बारे में ज्यादा नहीं पता था, और आज तक हम कई बार डिकाला आ चुके हैं, लेकिन उस साइटिंग को हम कभी नहीं भूल सकते। ध्यान से देखें तो आपको भी दिखेगा कि इस झुंड में कितने छोटे छोटे हाथी के बच्चे हैं। शायद वो कुछ ही दिन या शायद घंटे पहले पैदा हुए होंगे। और वैसे भी किसी भी जंगल का पहला एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। आपका जंगल का पहला एक्सपीरियंस कौन सा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सांबर रोड पे कोई हलचल ना होने पर हम आगे बढ़े। हमारे गाइड थे दीपक जी, और वो कॉर्बेट के एक जाने माने नेचुरलिस्ट में से एक हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात थी इनकी हमारे ड्राइवर के साथ की जुगलबंदी। ये दोनों बिना समय बर्बाद किए गाड़ी को वहीं ले जा रहे थे जहां बाघ दिखने की उम्मीद हो, और बाघ मिलने पे गाड़ी को ऐसे लगवा रहे थे कि सबसे अच्छे शॉट्स हमें मिल पाए। अगर आप भी इनके साथ जाना चाहते हैं तो इनको पहले से बुक कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ज्यादा ऊपरी पैसा नहीं मांगते, और किसी बेकार गाइड ड्राइवर के साथ 6 सफारी करने से अच्छा है किसी समझदार और अनुभवी के साथ 4 कर लीजिए। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको इनका फोन नंबर चाहिए हो तो। हम जंगल के एक कोने से दूसरे कोने की ओर बढ़ते गए। हमने हर जगह ढूंढा, पर बाघ का कोई नामो निशान नहीं था। और सच बताएं तो पहली सफारी पे बाघ ना दिखने का टोटका होता ही है, क्योंकि आप इतनी दूर अपने शहर से आते हैं तो जंगल में प्रवेश करते ही बाघ देखने की इच्छा बहुत ऊपर चली जाती है। और आप कर भी क्या सकते हैं। जैसे हमारे ड्राइवर हरीश भैया हमसे हमेशा कहते हैं, जंगल उसका है मैडम, गेस्ट आप हैं, उसकी मर्जी होगी तो वो दिखेगा,
उसकी मर्जी नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर शायद आज उसकी मर्जी थी, इसलिए थोड़ा ही आगे गए तो हमें एक अकेला घूमता गीदड़ मिल गया। गीदड़ आमतौर पे मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है, और हमने थोड़ा गौर किया तो इसका रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जब बाघ अपने शिकार को छोड़ इधर उधर होता है तो गीदड़ कई बार बाघ का शिकार भी चुरा कर खाने की कोशिश करता है। कुत्ते के परिवार के होने की वजह से गीदड़ की भी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। हवा का रुख का इस्तेमाल कर ये मरे हुए जानवरों का पता लगा लेता है, और हमें लगा कि ये ऐसा कर शायद हमें बाघ तक पहुंचा दे। इसने एक बार अपनी आंखें बंद करी और जोर से सांस ली। हमने मन ही मन इस गीदड़ से पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो हमें नहीं दिख रहा? क्या बाघ या कोई और बड़ा जानवर आसपास ही है? इस कॉन्फिडेंस से ये खड़ा था, इतना तो लग रहा था कि आसपास कोई बाघ नहीं है, पर जंगल किसी को भी धोखा दे सकता है। अगर हर कॉन्फिडेंट जानवर बाघ के होने ना होने का पता लगा सकता तो बाघ भूखा ना मर जाता। हमारे गाइड ने बाकी गाइड्स को फोन मिलाकर पूछा, पर तब तक किसी को भी कोई साइटिंग नहीं हुई थी। तो हमें जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी वो यही थी, या तो हम खाली हाथ कैंपस लौट सकते थे या इस सफारी की सबसे किस्मत वाली जीप बन सकते थे। और तुरंत ही कहानी पलट गई। अचानक से हमें चित्तल हिरन की अलार्म कॉल सुनाई देने लगी, और आखिर गीदड़ ने हमें बाघ के शिकार तक पहुंचा ही दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ चित्तल हिरन के कुछ टुकड़े दिखेंगे। उसकी एक टांग और कुछ पेट का हिस्सा साफ दिखाई पड़ेगा।